किसी भी चुनाव का नतीजा आखिर तय कैसे होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारत के दिल मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट मुल्ताई में। ये एक केस स्टडी है, एक ब्लूप्रिंट जो बताता है कि डेटा और जमीनी हकीकत की डोर जब मिलती है तो जनादेश कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं विधानसभा क्षेत्र 129 का यह सफर। तो देखिए, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। 4 हिस्से हैं इस पूरी पड़ताल के। सबसे पहले हम मुल्ताई की जमीन को, वहां की नब्ज को समझेंगे। फिर देखेंगे कि यहां के चुनावी मुकाबले इतने करीबी क्यों रहे हैं। इसके बाद हम इस स्विंग सीट की परतें खोलेंगे कि ये इतनी बदरती क्यों हैं। और आखिर में हम एक ठोस ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे कि यहां वापसी कैसे की जा सकती है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मुल्ताई, जहां की जमीन की अपनी एक आवाज है। देखिए, राजनीति को समझने का पहला नियम ही यही है कि वहां की मिट्टी, वहां के लोगों और उनकी जिंदगी में दांव पर क्या लगा है, इसे समझा जाए। तो मुल्ताई है कहां? ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का हिस्सा है। और ये इलाका आप कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के कृषि और आदिवासी बेल्ट का एक छोटा सा आईना है। यहाँ की सियासत की जड़ें वो यहाँ की जमीन, यहाँ के खेतों और जंगलों से ही निकलती हैं। अब आते हैं सबसे अहम आंकड़े पर। वो कौन सी एक चीज है जो मुल्ताई की पूरी राजनीति को अपनी तरफ खींचती है? वो है यहाँ की आबादी का सच। लगभग 70%। सोचिए, 70% वोटर आदिवासी समुदाय से हैं। बस यही एक आंकड़ा हर राजनीतिक गणित का केंद्र बिंदु। चलिए कुछ और बातें समझते हैं। पहली, यहां का वोटर बेस लगातार बढ़ रहा है। 2008 से 2018 के बीच सिर्फ 10 साल में करीब 50,000 नए वोटर जुड़ गए। दूसरी बात, यहां के लोग अपने हक को लेकर बहुत जागरूक हैं। 2018 में यहां 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात, इतना बड़ा आदिवासी बहुमत होने के बावजूद ये सीट जनरल है, रिजर्व नहीं। ये अपने आप में यहां के समीकरणों को और भी पेचीदा बना देता है। और देखिए, जब एक वोटर इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने निकलता है तो वो सिर्फ एक बटन नहीं दबाता, वो अपनी उम्मीद, अपनी गरिमा का इजहार करता है। हमारे संविधान की भी यही भावना है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी पसंद जाहिर करने का हक है, बस जिम्मेदारी के साथ। एक सूचित और जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, यहां के करीबी मुकाबलों का इतिहास। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, ये खुद एक कहानी है। सत्ता का पलड़ा कैसे एक पाले से दूसरे पाले में जाता है, ये साफ दिखता है। 2008 में कांग्रेस थोड़ी सी बढ़त से जीती। 2013 में बीजेपी की लहर आई। 2018 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और 2023 में बीजेपी ने फिर से सीट अपने नाम कर ली। ये बिल्कुल एक क्लासिक स्विंग सीट की पहचान है। अब पिछले 2 चुनावों को आमने सामने रखकर देखते हैं। 2018 में कांग्रेस को 51% से ज्यादा वोट मिले। 5 साल बाद 2023 में बीजेपी को भी करीब करीब उतने ही 51% वोट मिले। मतलब साफ है, यहां करीब 10% वोट एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ चला गया। यह बताता है कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो काम और मुद्दों पर फैसला करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? जीत का अंतर। ये कोई 1000-2000 वोटों का खेल नहीं है। 2018 में कांग्रेस 17,000 से ज्यादा वोटों से जीती और 2023 में बीजेपी करीब 15,000 वोटों से। इसका मतलब यह है कि जब मुल्ताई में हवा बदलती है तो वो धीरे धीरे नहीं बदलती, वो एक झटके में एक तूफान की तरह बदलती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए अब तीसरे हिस्से में इसी की चीर फाड़ करते हैं। एक स्विंग सीट की एनाटमी, उम्मीदवार, पार्टी और सबसे जरूरी लोगों के असली मुद्दे, ये सब मिलकर इस सीट को इतना दिलचस्प कैसे बनाते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव पांसे का एक स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। देखिए उनकी ताकत क्या है। वो पूर्व विधायक हैं, जमीन से जुड़े हैं, किसानी पृष्ठभूमि है। ये बातें वोटरों को पसंद आती हैं। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। कुछ गंभीर आपराधिक मामले हैं और उससे भी बड़ी बात, वो आदिवासी समुदाय से नहीं आते। और हम जानते हैं कि यह समुदाय यहां 70% है। मौका तो है 2018 जैसा प्रदर्शन दोहराने का, लेकिन सामने बीजेपी का मजबूत संगठन और केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव एक बड़ा खतरा है। तो फिर जमीन पर लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं? बहुत बुनियादी चीजें हैं। नौजवानों के लिए काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं, गांव की सड़कें खराब हैं, सरकारी योजनाएं जैसे राशन या मनरेगा ठीक से नहीं पहुंच रही हैं, और कई छोटे छोटे गांवों में आज भी पानी की बड़ी समस्या है। यही वो मुद्दे हैं जो आखिर में तय करते हैं कि वोट किधर जाएगा। ये चार्ट एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि यहाँ का चुनावी गणित क्या है। देखिए, 70% आदिवासी वोट, ये तो जीत की चाबी है ही, इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता।
लेकिन बाकी का जो करीब 24% है, यानी ओबीसी और सामान्य वर्ग, वो भी किंग मेकर की भूमिका निभाता है। तो असली खेल इन दोनों बड़े समूहों के बीच सही संतुलन बनाने का है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वापसी का ब्लूप्रिंट। हमने समस्या को समझ लिया, आंकड़ों को देख लिया, अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। यहां एक डेटा पर आधारित 90 दिन की रणनीति का खाका है जो इस सीट को वापस जीतने का रास्ता दिखा सकता है। इस रणनीति को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन सिर्फ एक काम, अपने पक्के वोटरों को, अपने कोर बेस को पूरी तरह से एक्टिवेट करना। अगले 30 दिन यानी 31 से 60 दिन उन नए वोटरों तक पहुंचना जो शायद पहले आपके साथ नहीं थे। और आखिरी 30 दिन सारा फोकस उन स्विंग वोटर्स पर जो आखिरी वक्त तक अपना मन बनाते हैं, उन्हें अपनी तरफ लाना। और आज के जमाने में ये काम सिर्फ जमीन पर नहीं हो सकता। डिजिटल रणनीति बहुत जरूरी है। इसे आप एक डिजिटल सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। पहली सीढ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनके जरिए आपको जमीनी फीडबैक मिले और आप अपनी बात नीचे तक पहुंचा सकें। दूसरी सीढ़ी सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वायरल वीडियो जो स्थानीय मुद्दों को उठाते हों। और तीसरी सबसे ऊंची सीढ़ी यूट्यूब पर लंबी बातचीत, जहां आप अपनी नीतियों को विस्तार से समझाकर अपनी गंभीरता और विश्वसनीयता साबित कर सकें। लेकिन उस 70% आदिवासी वोट बैंक तक पहुंचने के लिए एक अलग, एक ज्यादा संवेदनशील अप्रोच चाहिए। इसका मतलब है स्थानीय बुजुर्गों की एक सलाहकार समिति बनाना, उनसे सीखना। इसका मतलब है कि प्रचार की भाषा हिंदी के साथ साथ गोंडी जैसी स्थानीय बोलियों में भी हो। उनके सांस्कृतिक त्योहारों में हिस्सा लेना, एक जुड़ाव बनाना और सबसे अहम वन अधिकार और मनरेगा जैसे मुद्दों पर ठोस प्लान पेश करना। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वो है लोगों की निजता और सहमति। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही कहता है, किसी भी वोटर का डेटा इस्तेमाल करने से पहले उनकी सहमति लेना यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में है, आज के चुनाव सिर्फ रैलियां और भाषण नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग की तरह है। इसका मतलब है कि डेटा से जो समझ मिले उसे एक जनादेश में बदलना, उसे लोगों के भरोसे में बदलना। मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि बेहतर शासन देना है। तो हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या डेटा पर बनी एक बेहतरीन रणनीति, कागज पर बना एक शानदार ब्लूप्रिंट और जमीन पर एक वोटर की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी हकीकत, इनके बीच के फासले को पाट सकता है? इसी सवाल के जवाब में मुल्ताई जैसी हजारों सीटों का और हमारे लोकतंत्र का भविष्य छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर, या कॉल करें 08042041602 पर। राजनीति से परे एक उद्देश्य।